नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने अब तक दर्ज किए 8 मामले। एफआईआर में नाम आने के बाद बीजेपी नेता गुलाब सिंह किरार पार्टी से निलंबित। कांग्रेस संसद में उठाएगी मुद्दा। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर राहुल गांधी के हमले तेज, बिल पारित नहीं होने देने की चेतावनी। नरेंद्र मोदी ने कहा मानसून सत्र में होगा मुकाबला। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से 4 लोगों की मौत। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। भारत पाक तनाव पर अमेरिका की नजर, बातचीत के जरिए समाधान निकालने की सलाह। ड्रोन मामले में पाकिस्तान का रुख पड़ा नरम। और राष्ट्रीयता की पसंद को लेकर भारत बांग्लादेश सीमा पर सर्वे का काम पूरा। 1027 लोगों ने जताई भारत में रहने की इच्छा। 162 गलियारों की होनी है अदला बदली। और आइए देखते हैं पहली खबर। व्यापम मामले में सीबीआई ने आज 3 नई एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें एक केस मेडिकल छात्रा नम्रता दामोर और दूसरा पत्रकार अक्षय सिंह के मौत के मामले से जुड़ा हुआ है। व्यापम मामले में सीबीआई ने पिछले 5 दिन में 8 मामले दर्ज किए हैं। उधर कांग्रेस संसद के मानसून सत्र के दौरान व्यापम मामले में सरकार को घेरने की तैयारी में है। सीबीआई ने शुक्रवार को व्यापम मामले में 3 और मामले दर्ज किए हैं। इसमें एक एफआईआर मेडिकल छात्रा नम्रता डामोर की मौत से जुड़ी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने नम्रता डामोर की मौत को आत्महत्या करार देते हुए जांच बंद कर दी थी। सीबीआई के निदेशक अनिल सिन्हा ने कहा कि जांच एजेंसी हर मामले की पूरी तफ्तीश करेगी। What I am saying is that we are registering the cases. This is a time-taking process. हम cases रजिस्टर करते चल रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन भी पूरी तरह से करते चलेंगे और हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट्स होंगी वो ऑनेबल कोर्ट्स में होंगी और आई एम कॉन्फिडेंट कि हम पीपल के एक्सपेक्टेशंस पे, कोर्ट्स के एक्सपेक्टेशंस पे विल बी कमिंग ट्रू। सीबीआई व्यापम मामले में अब तक 8 मामले दर्ज कर चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के सदस्य गुलाब सिंह किरार का नाम भी शामिल है। इसके बाद बीजेपी ने गुरुवार को उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। जो प्रक्रिया है वो अपना काम कर रही है और समय आने पर सब चीजें होंगी। देखिए, बीजेपी के सदस्य भी वो नहीं रहेंगे और जिस पद पे वो बैठे हैं वहां भी नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने गुलाब सिंह किरार के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाए हैं और बीजेपी पर उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया है। अब जब सीबीआई जांच कर रही है तो एक फेस सेविंग के लिए उन्हें बर्खास्त किया गया, नहीं तो 2014 में जब किसी व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज होती है अब तक उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई, ये कोई प्रदेश सरकार से पूछे। कांग्रेस व्यापम मामले को मंगलवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान उठाएगी। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के सुस्त रवैये के चलते इस मामले की जांच पर असर पड़ा है और कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। कांग्रेस ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में व्यापम मामले की जांच की मांग की है। इस बारे में दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को सुनवाई करेगी। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में बनी एसआईटी इसकी जांच कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार सिंह जी हैं। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि जिस तरीके से अब एफआईआर सीबीआई दर्ज कर रही है, जाहिर है कि एक के बाद एक मामले आ रहे हैं, उसके वो मैं कहूँगी उसके जग में है। लेकिन अब नाम आने के साथ ही बीजेपी के नेताओं को पार्टी से बाहर या फिर पार्टी से निलंबित रखने के फैसले, ऐसा लगता है कि अब जो पहले शायद देरी हुई तमाम मसलों को लेकर बीजेपी के अंदर, अब उस पर तुरंत कार्रवाई करने की मुंह लिखती है। नहीं, मुझे लगता है काफ़ी देर हो गई। देरी ही मतलब थोड़ी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा हो गई। देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं और किसी जिम्मेदारी के पद पर होते हैं, तो चाहे सरकार के मुखिया हों, किसी संस्था के मुखिया हों, तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होती है कि आप ईमानदार रहें और लोग भी ईमानदार रहें। आपके मातहत जो काम कर रहे हैं वहाँ भी ईमानदारी से काम हो, इसको देखना, इसके लिए सजग और चौकन्ना रहना, ये भी जिम्मेदारी आपकी होती है। तो इस मामले में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की चूक नजर आती है। 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो उनको पता था तो बहुत गंभीर मामला है, पता था और फिर भी हो रहा था, और या फिर नहीं पता था, मतलब ये संभव है कि उनको नहीं पता हो, ये भी गंभीर मामला है कि आपकी सरकार में आपके मंत्री, आपके अधिकारी
और आपके निजी स्टाफ के लोग क्या कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था, तो आप किस तरह का शासन चला रहे थे? तो अब इतनी देर 2014 में जिसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई, आज आप एक्शन ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी नीयत नहीं थी, अब मजबूरी में एक्शन ले रहे हैं। तो क्या प्रदीप ये माना जाए कि जिस तरीके से कांग्रेस या कुछ लोग आरोप लगाते थे कि वहाँ पर जो एसआईटी जांच कर रही थी, जो स्थानीय जांच एजेंसियाँ थीं, उनको एक तरीके से डर था या सत्ता में बैठे लोगों का वरदस्त था, इसीलिए कार्रवाई में उतनी तेजी नहीं थी जिसकी उम्मीद की जा रही थी? अब जिस तरह से मामला आगे बढ़ा है, जितने लोगों की मौतें हुई हैं, उससे तो बड़ा स्पष्ट है, उसमें कोई मतलब कोई शक की गुंजाइश नज़र नहीं आती। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने तो जब सीबीआई को मामला सौंपा तो एक तरह से हाई कोर्ट के रवैये पर भी टिप्पणी की कि उनको ज़्यादा गंभीरता से, ज़्यादा सख्ती से इस मामले से निपटना चाहिए था। मतलब शायद उनको जैसी सुप्रीम कोर्ट को अपेक्षा थी उस तरह से काम नहीं हुआ। तो इसका जो है रिफ्लेक्शन एसआईटी पर भी आता है, मध्य प्रदेश की पुलिस पर भी आता है और मध्य प्रदेश शासन पर भी आता है कि इन सब ने मिलकर जो है जिस तरह से होना चाहिए। देखिए, इतना बड़ा परिमाण है उसका, इतने व्यापक पैमाने पर ये घोटाला हो रहा था और उसकी जानकारी सरकार में किसी को नहीं, और जानकारी होने के बाद जिस तरह से कार्रवाई हुई वो भी एक तरह का स्कैम ही कहा जा सकता है। कार्रवाई के नाम पर लीपापोती। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश, कुछ को फंसाने की कोशिश, और उसमें जो लोग, आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो गवाही दे सकते हैं, जो सबूत पेश कर सकते हैं, उनको अगर जान से मारा जा रहा है तो इसका मतलब वो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, कोई सामान्य लोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि गलती हो गई, ये भी नहीं है कि वो आप किसी भाई भतीजे या रिश्तेदार की सिफारिश आपने की, सीधे सीधे पैसे का मामला है। अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया कि किसी ने अपने रिश्तेदार को, अपने बेटे को, बेटी को जो है इस एडमिशन दिलाने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए बिना पैसे के कुछ काम किया हो। सब पैसा ले रहे थे। कहाँ तक जा रहा था वो पैसा? नीचे से ऊपर तक जाता है पैसा, लेकिन ऊपर तक कहाँ तक जा रहा था, किस लेवल पे जाकर रुकता है, ये सीबीआई की जांच से शायद सामने आए। और एक और चीज़ की कुछ लोग ये भी कहते हैं, जिस तरीके से प्रदीप जी पूरा का पूरा मामला शिवराज सिंह की जो इमेज रही है मध्य प्रदेश के अंदर, और क्या ऐसा ये लगता है कि कोई मजबूरी या फिर जानबूझ के इस मसले को इतना आगे तक ले जाया गया, क्योंकि शिवराज सिंह को शायद क्या ये भी पता नहीं है कि इस पूरे मसले के बाद उनकी इमेज क्या होगी, पार्टी के अंदर उनकी छवि खराब होगी और कमज़ोर भी होगी? देखिए, कई बार मुश्किल ये होती है नेताओं की, मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, अपने विभाग में, सरकार में इस तरह के मामले पाए जाते हैं तो उनकी पहली कोशिश होती है कि इसकी आँच हमारे तक ना आए, अपने से इसको दूर रखो। तो उसके लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो कई बार आप पर बूमरैंग करते हैं। शिवराज सिंह चौहान के साथ भी यही हुआ लगता है कि उन्होंने कोशिश की कि हम तक ना आए मामला, हमारे तक ये जांच की आंच जो है हमारे तक ना पहुंचे, इससे बचने के लिए। दूसरा, सरकार में घोटाला हुआ है वो बहुत बड़े पैमाने पर उजागर ना हो, दबा रहे, कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहरा कर कार्रवाई कर दी जाए, हम क्लेम कर सकें कि हमको घोटाला पता चला और हमने कार्रवाई कर दी। तो इन सब कारणों से ये मामला मतलब लगातार उलझता गया है। पहले इतने बड़े पैमाने पर ये घोटाला होना और किसी को पता न लगना, या पता लगने के बाद भी चुप रहना, फिर उजागर होने के बाद जिस तरह की तत्परता चाहिए थी कार्रवाई में, वो दिखाई नहीं दी। और इस पूरे मसले के बाद मैं कहूँ कि बीजेपी की न सिर्फ मध्य प्रदेश में साख धूमिल होती दिख रही है, और केंद्र की सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी हुई, क्योंकि मानसून सत्र कांग्रेस ने सीधे ऐलान कर दिया है कि संसद के सत्र में भी वो इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, ये तो बैठे बिठाए मुद्दा मिला है विपक्ष को, तो वो ऐसे मौके को क्यों छोड़ेंगे। और बीजेपी लगातार ये दावा करती रही है कि हमारी राज्य सरकारों, हमारी केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। और इतना बड़ा मामला सामने आया है तो ऐसे में पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुँचेगा, नेताओं की छवि को भी नुकसान पहुँचेगा। जो लोग भी इस मामले में दोषियों को बचाते हुए नजर आएंगे, उनकी स्थिति और खराब होगी। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से प्रदीप जी पूरा मामला रहा है और जितनी मैं कहूँ कि लंबा एक वक्त रहा, जो अंतराल रहा, जिससे मैं कहूँ कि देरी नहीं बल्कि एक ब्लंडर के तौर पर देखा जाए, क्या वाकई सीबीआई की जांच के बाद, क्योंकि कई ऐसे मामले रहे हैं जिस पर सीबीआई के पास केस गया लेकिन देरी होने के चलते, क्योंकि उस तब तक साइंटिफिक साक्ष्य और दूसरे जो थे वो शायद बहुत कमज़ोर हो चुके थे, यहाँ पर नतीजे की उम्मीद, यानी कि मैं कहूँ कि असली जो गुनहगार हैं उनके गिरफ्तार तक सीबीआई पहुँचेगी? मुझे लगता है कि पहुंचेगी। देखिए, क्योंकि एसआईटी ने मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया है, कुछ तो किया है।
मतलब कुछ लोगों के खिलाफ जिस तरह से साक्ष्य जुटाए हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की गई, तो वो सीबीआई की जांच में सामने आया। दूसरा, सीबीआई के वो मामले जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होते हैं, अभी तक निगरानी का कोई फैसला नहीं हुआ है, तो वैसी स्थिति में केस ज़्यादा कायदे से आगे बढ़ता है, जांच ज़्यादा निष्पक्ष ढंग से होती है, बेहतर होती है। तो ये उम्मीद करना चाहिए कि अब, क्योंकि अब ये जांच शुरू हुई है, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में ले लेता है या नहीं भी लेता है और समय समय पर रिपोर्ट भी मांगता है, तब भी जो दोषी लोग हैं उनको बचाने वाले अब जो है थोड़ा सा सतर्क होंगे, वो कोशिश करेंगे कि वो थोड़ा पीछे रहें। तो ऐसे में उम्मीद करना चाहिए कि बेहतर नतीजा आएगा और जांच से जो लोग दोषी हैं वो कम से कम सामने आएंगे। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखिए निर्यातकों के लिए जल्द ही ब्याज सब्सिडी। भारत बांग्लादेश सीमा समझौता, जमीन बदलने की मियाद पूरी, मुश्किल डगर पे आगे का सफर, क्या होंगे बदलाव? देखिए RSTV विशेष सीमा समझौता आज शाम 7:30 बजे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण कानून को गरीब विरोधी बताया है। जयपुर में आज पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि संसद में ये बिल किसी भी सूरत में पारित नहीं होने दिया जाएगा। राहुल ने केंद्र और राज्य की वसुंधरा सरकार पर भी निशाना साधा और साथ ही अपनी पार्टी के नेताओं को भी जनता के बीच रहकर काम करने की हिदायत दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने भाषणों में भूमि अधिग्रहण बिल का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। शुक्रवार को राजस्थान दौरे के दूसरे दिन उन्होंने जयपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि एनडीए सरकार की ओर से लाया गया बिल किसान विरोधी है और इसे मौजूदा स्वरूप में पारित नहीं होने दिया जाएगा। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो विपक्ष को मदद करने में लगी हुई, जहां भी इनको अपॉर्चुनिटी मिले कांग्रेस पार्टी को मदद करने में लगे हुए। किसानों की बात आई, हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे भैया, 3 बार ऑर्डिनेंस पास कर दिया। दम नहीं है, पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और राजस्थान की वसुंधरा सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने नरेंद्र मोदी प्रकरण और व्यापम घोटाले के मुद्दे पर कई कटाक्ष भी किए। कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त शक्ति आई। क्यों आई है? क्योंकि राजस्थान का हर एक व्यक्ति जानता है कि ये ना बीजेपी की सरकार है, ना वसुंधरा जी की सरकार है, ये ललित मोदी की सरकार है। उधर केंद्र सरकार ने कहा है कि संसद में विरोध की बजाय सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही सरकार पर लगे आरोपों को भी खारिज किया है। हमारी पूरी कोशिश है कि संसद का सत्र सियासत की सूली पे न चढ़े, और जब संसद का सत्र सियासत की सूली पे न चढ़े, इसलिए हम चाहते हैं कि जन सरोकार है उसमें। हम चाहते हैं कि जो देश का गरीब है, देश का किसान है, देश का कमजोर तबका है, जो देश का विकास है, उसके रास्ते में किसी तरह के रोड़े न अटके। विपक्ष पर हमलावर तेवरों के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी एकजुट रहने और जनता के बीच जाकर काम करने की हिदायत दी। राहुल ने राजस्थान में 2 दिनों के पदयात्रा के कार्यक्रम के दौरान किसानों और आम जनता से मुलाकात की। राजस्थान में अगले महीने निकाय चुनाव भी होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में छुआछूत न होने पर जोर दिया है। जम्मू में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद देश के लिए जीने वालों का सम्मान जरूरी है और इस आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस नेता गिरिधारी लाल डोगरा के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने राजनीतिक छुआछूत से दूर रहने की जरूरत बताई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय विरासतों को विचारधारा के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए।
हम जो बाद की पीढ़ी के लोग हैं, उनका काम नहीं है कि उनके लिए हम दीवार पैदा करें। हमारे लिए तो वो सभी महापुरुष हैं। उन सभी महापुरुषों ने जिसके लिए देश के लिए काम किया है, आदर और गौरव का विषय होना चाहिए। इसमें कभी छुआछूत नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में एक दूसरे की विरोधी विचारधारा के बावजूद सम्मान जरूरी है। सार्वजनिक जीवन में अब हम यहाँ मस्ती से बैठे हैं, लेकिन परसों देखना आप कैसा मुकाबला होता है। लोकतंत्र का सहज गुणधर्म है, हर फोरम में अपनी बात होती है, लेकिन राजनीतिक छुआछूत नहीं चलती है। इस मौके पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राजनेता अपने गुणों के चलते विचारधारा से ऊपर उठ जाते हैं। जब इंसान के अंदर कुछ गुण होते हैं तो फिर विचारधारा से हटकर भी आदमी कोई झिझक नहीं होती है उनके जन्मदिन में शामिल होने के। कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, कांग्रेस नेता कर्ण सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीमा पर गोलीबारी से उपजे तनाव पर भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान ने अब ड्रोन मामले पर अपने आरोपों पर चुप्पी साधी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पल्ला झाड़ते हुए इसे अपनी फौज के पाले में डाल दिया। उधर अमेरिका ने भी भारत पाकिस्तान सीमा पर हुई गोलीबारी पर चिंता जताई है और दोनों देशों को मसले को आपसी बातचीत से सुलझाने की सलाह दी। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने गोलीबारी मामले में भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक समूह के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी से अमेरिका चिंतित नजर आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री जॉन कैरी इस मामले पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। भारत के साथ वाणिज्यिक और रणनीतिक वार्ता की तैयारी के सिलसिले में दिल्ली आई अमेरिकी उप विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल ने उम्मीद जताई कि उफा की बातचीत के बाद दोनों देश शांतिपूर्ण वार्ता के लिए आगे बढ़ेंगे। You are hopeful about the relations between the two countries? Indeed we are. We welcome the dialogue in UFA and next steps. उधर भारत के कड़े विरोध के बाद पाकिस्तान के रुख में नरमी आई है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने मार गिराए गए ड्रोन को भारत का बताने के दावे से किनारा कर लिया है। भारत ने इसे अपना जासूसी ड्रोन मानने से इनकार किया था। दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक पर भी असमंजस बना हुआ है। अजीज ने कहा कि बातचीत के समय के बारे में कोई अंदाजा लगाना संभव नहीं है। हालांकि गुरुवार को विदेश सचिव जयशंकर ने कहा था कि भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अभी उसका कोई समय निश्चित नहीं है। एनएसए लेवल टॉक्स अभी तक तय नहीं हुए, माने एनएसए लेवल टॉक्स होने जो होंगी वो तय हुआ है, कब होगा वो तो पोस्टपोन की माने क्वेश्चन डजंट अराइज। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच रूस की उफा में हुई मुलाकात में दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से पिछले दिनों संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं के बीच माहौल बिगड़ता दिख रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत बांग्लादेश सीमा पर 162 गलियारों में सरकारी सर्वेक्षण का काम खत्म हो गया है। इन गलियारों के 50,000 से ज्यादा निवासियों की राष्ट्रीयता को लेकर पसंद समझने के लिए यह सर्वेक्षण 6 जुलाई से शुरू हुआ था। दोनों देशों के बीच भूमि सीमा समझौते के तहत गलियारों की अदला बदली होनी है। बांग्लादेश में मौजूद 111 गलियारों के 37,369 लोगों में से सिर्फ 1,027 लोगों ने भारतीय राष्ट्रीयता स्वीकार करने का फैसला किया। वहीं भारत में 51 बांग्लादेशी बस्तियों के 14,000 से ज़्यादा निवासियों में से किसी ने भी बांग्लादेश जाने की प्राथमिकता नहीं दी है। सर्वे के इस काम को 75 संयुक्त दलों ने पूरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से तिनसुकिया में संदिग्ध उल्फा आतंकवादियों के हाथों एक हिंदी भाषी व्यापारी और उसकी बेटी की हत्या के मुद्दे पर बात की। टेलीफोन पर हुई बातचीत में गोगोई ने गृह मंत्री को हत्याकांड के बाद की तिनसुकिया क्षेत्र के हालात से अवगत कराया। गृह मंत्री ने जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल समेत केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मंगलवार की रात में तिनसुकिया के ब्यूलीबन गांव में संदिग्ध उल्फा उग्रवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी में नंदलाल शाह, उनकी बेटी काजोल शाह की मौत हो गई थी, जबकि उनका बेटा और भतीजा घायल हुए थे। ये गोलीबारी शाह के घर पर की गई थी। हत्याकांड के विरोध में तिनसुकिया में पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन हो रहे थे।
जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में 4 लोगों की मौत हो गई, तो उत्तराखंड के कई शहरों में सड़कों पर पानी भरने से रास्ते बंद हो गए। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में बादल फटने से आई बाढ़ में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लापता हैं। बादल फटने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा को भी रोकना पड़ा। शेषनाग के पास करीब 5000 तीर्थयात्रियों के फंसे होने की आशंका है। उत्तराखंड में पानी भरने और भूस्खलन से कई रास्ते बंद हो गए। चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में कई जगह लोग फंसे हैं। हरिद्वार समेत कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। केवल एक जगह की नहीं, आप पूरे हरिद्वार में चले जाइए, ये केवल 2 घंटे की बारिश का हाल है ना। अगर 2 दिन हो जाए तो लगता है पूरा हरिद्वार ही डूब जाएगा पूरा ही। पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले 72 घंटों में मूसलाधार बारिश जारी रहने की आशंका जताई है। ये बारिश जो है अगले 4-5 दिन लगातार जारी रह सकती है और हैवी रेनफॉल जो है वो 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जो हैवी रेनफॉल होने की प्रोबेबिलिटी जो बनी रहेगी। और जो हैवी बारिश है वो हिमाचल प्रदेश के मिड हिल्स एंड लो हिल्स एरिया में हो सकती है। इधर उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश का असर खाने पीने से जुड़ी चीजों की कीमतों पर भी पड़ने लगा है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में फल और सब्जियों के दामों में भारी वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार जल्द ही निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी का ऐलान कर सकती है। भारत के निर्यात क्षेत्र में लगातार 8वें महीने गिरावट दर्ज की गई है और इसके मद्देनजर सरकार निर्यातकों को ब्याज दरों में 3% का अनुदान देने पर विचार करेगी। जून में भारतीय सामान के निर्यात में 15.82% की कमी आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों को बैंक नोट के वाटरमार्क विंडो पर लिखने से परहेज करने की हिदायत दी है। आरबीआई का कहना है कि वाटरमार्क क्षेत्र असली और नकली नोट की पहचान के नजरिए से अहम होता है और इससे पहले भी आरबीआई ने करेंसी को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए 2001 में क्लीन नोट पॉलिसी लागू की थी। कई लोग शौकिया तौर पर नोटों पर अपना नाम लिख देते हैं। ये दिलचस्पी व्यापारियों में ज्यादा देखी जाती है। आरबीआई का नया निर्देश ऐसे लोगों के लिए संदेश है ताकि असली और नकली नोट में फर्क आसानी से किया जा सके। आरबीआई के गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वाटरमार्क विंडो में एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी फीचर होता है जो नकली नोट में नहीं होता। विंडो पर किसी तरह की छेड़छाड़ से उसकी ये विशेषता छिप जाती है और आम लोग असली नोट के एक फीचर से अवगत नहीं हो पाते हैं। इस वजह से लोग वाटरमार्क विंडो से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करें। आरबीआई का मानना है कि नोट में किसी प्रकार की छेड़छाड़ उसके सुरक्षा मानदंडों को कमजोर कर देती है। हर बैंक के अंदर एक काउंटिंग मशीन है। वो जो मशीन है वो नोट्स को काउंट करती है। कोई भी चीज़ अगर वाटरमार्क के ऊपर अगर लिखी जाती है तो हालांकि वो नोट बेशक जेन्युइन हो, वो उसको भी वो बता देती कि ये ठीक नहीं है। क्लीन नोट पॉलिसी को जारी हुए करीब 15 साल हो गए हैं, लेकिन उस मकसद को अब तक हासिल नहीं किया जा सका है। हालांकि नोटों के स्टेपलिंग पर तो काफी हद तक रोक लगाने में कामयाबी मिली है, लेकिन लोगों में वाटरमार्क विंडो पर लिखने की आदत बरकरार है। रिजर्व बैंक को हर साल 2 लाख करोड़ रुपए के गंदे या कटे फटे नोट चलन से हटाने पड़ते हैं। औसतन हर 5 में से 1 नोट हर साल हटाना पड़ता है, जिससे नोट की प्रिंटिंग लागत पर असर पड़ता है। नोट प्रिंट करने के लिए आपके 60-65 पैसे से लेकर 3 रुपए 15 पैसे तक उसका कॉस्ट लगती है एक एक नोट प्रिंट करने के लिए। और ये पैसा कहाँ से जा रहा है? ये तो हर एक टैक्स पेयर के जेब में से ही जा रहा है। रिजर्व बैंक कागज के नोट जल्दी खराब होने की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए प्लास्टिक के नोट जारी करने की तैयारी में जुटा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर शहर गोम्बे और दमत्रू शहर में कई बम धमाकों में 64 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। गुरुवार रात गोम्बे के एक जूते की दुकान के बाहर पहला धमाका हुआ और उसके कुछ ही मिनट के बाद एक दूसरा धमाका। ईद की खरीदारी के चलते धमाके के वक्त बाजार में रौनक थी और खासी भीड़ थी। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। नाइजीरिया में बोको हरम इस तरह के हमलों को अंजाम देता रहा है और पिछले 6 साल में ऐसे हमलों में नाइजीरिया में अब तक 15,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
तो खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सरकार ने 39 और दवाओं को मूल्य नियंत्रण सूची में दर्ज किया है। इसमें मधुमेह जैसी बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। दवाइयों की कीमत कम रखने के लिए मूल्य नियंत्रण सूची की व्यवस्था है। इस सूची में 500 से ज्यादा दवाइयों के नाम हैं। दिल्ली में चल रहे 130 स्त्री सशक्तिकरण केंद्र बंद नहीं किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि 31 जुलाई तक इन केंद्रों से जुड़ी सभी समस्याओं को हल कर लिया जाएगा। राजधानी में चल रहे इन सामाजिक सुविधा केंद्रों में कर्मचारियों को पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसे लेकर इन महिलाओं ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर प्रदर्शन किया था। सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी है। यहाँ पिछले एक हफ्ते में 10 किसानों ने आत्महत्या की है। पिछले 6 महीने में कर्ज न चुका पाने के बाद राज्य में करीब 500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। श्रीनगर के कुपवाड़ा जिले से सेना ने भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए हैं। बरामद किए गए हथियारों में AK राइफल्स और मल्टी मशीन गन जैसे हथियार शामिल हैं। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने छापेमारी की। नागालैंड के फेक जिले में असम राइफल्स और संदिग्ध NSCN उग्रवादियों के बीच फायरिंग में 2 छात्रों की मौत हो गई। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवानों समेत 3 लोग घायल भी हो गए। जमशेदपुर से पुलिस ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिला है। CRPF ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड के बिलिंग नियमों को कड़ा कर दिया है। क्रेडिट कार्ड के भुगतान में 3 दिन की देरी पर अब कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इस मामले में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।